हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अंतर्गत उनकी एक कविता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। दुष्यंत कुमार जी की इस कविता का अर्थ संबंधी वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, गजल किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर क्या है? यह कविता का ही एक रूप होता है जो उर्दू में लिखा जाता है। गजल में कई शेरों का संग्रह होता है। एक शेर दो पंक्ति का होता है। यदि शेर को आगे पीछे करके पढ़ा जाए तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ शेर का अर्थ यहाँ पर जो शेर का अर्थ है, शेर का अर्थ लाइन नहीं है। शेर यानी ये दो पंक्ति का होता है। जैसे कि आप लोगों ने दोहा पढ़ा है, कबीरदास जी का दोहा। तो कबीरदास जी के दोहा को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? किसी भी दोहे को आगे पीछे करके पढ़ लीजिए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। गजल में ठीक ऐसा ही है, यहाँ पर दो पंक्ति का एक शेर होता है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, गजल और कविता में क्या अंतर है? इसका उत्तर देखिए, गजल कविता का एक रूप है। यह उर्दू में लिखा जाता है, परंतु कविता हिंदी में। तो जैसे हिंदी में कविता होती है वैसे उर्दू में गजल होता है। इसलिए कहा गया है कि गजल जो है कविता का ही एक रूप है, लेकिन गजल उर्दू में लिखा जाता है और कविता हिंदी में लिखी जाती है। गजल में कई शेरों का संग्रह होता है। शेर को आगे पीछे करके पढ़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, परंतु कविता का एक प्रसंग होता है। कविता की पंक्ति को आगे पीछे करके नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा करने से कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी गजल की जो शेर है उसे आप आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके समक्ष अगर कोई कविता हो तो उस कविता को आप आगे पीछे करके नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप उसे आगे पीछे करके पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में बसंती हवा कविता है, तो उसे एक क्रम में पढ़ना होगा, तभी आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। लेकिन दुष्यंत कुमार जी की ये जो गजल है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसकी जो दो दो पंक्ति है इसे भी आप आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। इससे इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर हर दो पंक्ति का एक प्रसंग है, उसे समझते हुए आपको गजल पढ़नी होती है। तो कविता और गजल में यही अंतर है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, पठित रचना में चिरागा किसका पर्याय है? इसका उत्तर है चिरागा पर्याय है खुशहाली का, सुख समृद्धि का। 4 नंबर प्रश्न देखिए, चिरागा किसके लिए कब तय किया गया था? तो इसका उत्तर है जब हमारा देश गुलामी के चंगुल से बाहर निकला तब देश की जनता से वादा किया गया था कि आजादी प्राप्त करने के बाद समाज के घर घर में यानी प्रत्येक घर में खुशहाली सुख समृद्धि आएगी। गुलामी के भयानक दर्दनाक जीवन जीने के बाद सभी को राहत मिलेगी। उस वक्त ही यह तय हुआ था कि चिरागा घर घर आएगी, यानी खुशहाली हर घर आएगी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्या सभी को चिरागा नसीब हुआ? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि खुशहाली हर घर तक नहीं पहुंची। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार चिराग शहर के लिए मैसर क्यों नहीं है, यानी उपलब्ध क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? चिराग का अर्थ है दीपक, दिया, रोशनी। मैसर का अर्थ है उपलब्ध होना। जब देश को आजादी मिली उस वक्त नेताओं ने जनता से वादा किया था कि सभी के घरों में खुशहाली आएगी, परंतु बड़े बड़े नेताओं ने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारे सुख सुविधाओं को अपने लिए रखा। भोली भाली जनता ठगी गई। इसलिए कहा गया है कि शहर में ही रोशनी यानी सुख सुविधा नहीं आई तो सभी घर यानी गांव देहातों के घर तक कैसी यह खुशहाली आएगी? उन तक कोई सुख सुविधा नहीं आई, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दरख्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह हमें क्या देते हैं? कविता के आधार पर उत्तर लिखें। उत्तर है दरख्त का शाब्दिक अर्थ है पेड़। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ के बारे में आप यहाँ पर आप पेड़ के बारे में यह भी कह सकते हैं कि पेड़ हमें दवा भी देते हैं, ऑक्सीजन देती है, लेकिन यहाँ पर पाठ के आधार पर कहा गया लिखने के लिए से आप लिखेंगे छाया। 8 नंबर प्रश्न देखिए, दरख्त का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, दरख्त का प्रयोग हमारे देश के नेताओं के संदर्भ में किया गया है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दरख्त के साए में धूप लगती है, इससे कवि दुष्यंत कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर क्या है? पेड़ के नीचे बैठने से हमें छाया मिलती है, पेड़ हमें गर्मी ताप से बचाती है। आजादी से पहले नेताओं ने आम जनता से यह वादा किया था कि आजादी मिलते ही उनको विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएगी, उनके घरों में खुशहाली आएगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। नेताओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर हम भरोसा करते।
वे ही हमें धोखा दे रहे हैं, हमसे फरेब कर रहे हैं। नेताओं ने साधारण जनता का शोषण आरंभ कर दिया। हर तरफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी का बोलबाला हो गया, जिसका शिकार आम जनता हुई। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहां से कहां चले जाने के लिए कवि कहते हैं? इसका उत्तर क्या है? कवि वैसे समाज से चले जाने की बात करते हैं जहां पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अराजकता फैली हुई है। ऐसे समाज में सिर्फ दुख ही मिलता है, जहां पर खुशहाली का वादा करने वाले नेता ही वादा खिलाफी बन जाते हैं, यानी करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कमीज के न होने से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, कमीज के न होने से कवि का अभिप्राय है मनुष्य के पास जरूरत की वस्तु का भी उपलब्ध न होना। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कमीज के न होने पर भी मनुष्य किस बात से संतुष्ट हो जाता है? इसका उत्तर देखिए क्या है? कवि ने बतलाया है कि हमारे समाज में ही कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास जीवन जीने की जरूरतों का अभाव हो तो भी किसी तरह संतुष्ट होकर जीवन जी लेते हैं। वे अभाव से लड़ना नहीं चाहते हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। वे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने के स्थान पर उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण से समझाया है कि यदि शरीर पर कमीज नहीं है तो व्यक्ति अपने दोनों पैरों को समेटकर अपने शरीर को ढकने का प्रयास करता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, जो लोग कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए कवि ने क्या कहा है? तो उत्तर है, कवि ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि ये हर तरह के सफर के लिए अत्यंत मुनासिब है। इन्हें कभी किसी का अभाव महसूस नहीं होता है। इनके पास जो कुछ भी होता है उनके सहारे ही अपना जीवन आसानी से गुजार लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, खुदा नहीं ऐसा कौन कहता है? उत्तर देखिए, जो लोग जीवन में असफल हो जाते हैं ऐसे लोगों को खुदा पर से विश्वास समाप्त हो जाता है। ऐसे लोग ही कहते हैं कि खुदा नहीं है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आदमी का ख्वाब सही से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदा पर विश्वास नहीं रखते हैं, पर कुछ लोग तो खुदा पर विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि आंखों में सपना बुनने के लिए भी खुदा के प्रति विश्वास का होना आवश्यक है। यदि हमारे आंखों में भविष्य का सपना है तो वह खुदा यानी ईश्वर के प्रति विश्वास होने का ही परिणाम है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हसीन नजारा का क्या अर्थ है? उत्तर है, हसीन नजारा का अर्थ है सुंदर दृश्य। यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखकर भविष्य का सुंदर ख्वाब देखते हैं तो वह सपना ही हसीन नजारा है, जिसके बारे में सोचते हुए उसे पूर्ण करने के लिए, हासिल करने के लिए हम संघर्ष करते हैं और जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, मुतमईन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ यानी प्रसंग में किया है? इसका उत्तर है, मुतमईन का शाब्दिक अर्थ है आश्वस्त होना। कवि ने इस शब्द का प्रयोग करके उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो यह कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता है, अर्थात असंभव कार्य कभी संभव नहीं हो सकता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कवि किस बात के लिए बेचैन है? उत्तर है, कवि अपनी आवाज में असर यानी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बेचैन है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आवाज में असर के लिए से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, आवाज में असर के लिए से कवि कहना चाहते हैं कि वे अपनी आवाज को इतना अधिक असरदार व प्रभावोत्पादक बनाना चाहते हैं कि लोगों का यह भ्रम खत्म हो जाए कि असंभव कार्य को संभव नहीं बना सकते हैं। वे लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि हर कार्य संभव है, इसलिए वे अपनी बात में असर पैदा करना चाहते हैं कि सभी उनकी बातों को समझें। 20 नंबर प्रश्न है, कवि ने तेरा निजाम कहकर किस पर कटाक्ष किया है? उत्तर है, कवि ने तेरा निजाम कहकर राजनीतिज्ञों पर व्यंग किया है। 21 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार निजाम क्या सील देना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार निजाम यानी राजनीतिज्ञ जिनका शासन है, जो सत्ता में है, वे अपनी विपक्षी शायरों कवियों की रचनाओं पर, उनकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उनकी जुबान सील देना चाहते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सिलदे जुबान शायर की से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, सिलदे जुबान शायर की से कवि कहना चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ शायरों की जुबान सिल देते हैं। तात्पर्य यह है कि शायरों कवियों के कंठ से उनके खिलाफ एक शब्द भी ना निकले, इसलिए उनके मुंह को बंद कर देने की कोशिश होती है, उनकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा देते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कवि किस बात के लिए एहतियात जरूरी मानते हैं? उत्तर क्या है, गजल के किसी शेर के लिए इस प्रकार की सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्तारूढ़ नेता अपने विपक्षियों का गला काटने को तैयार रहते हैं, उनका मुंह बंद करवा देते हैं। अतः शायरों कवियों को ऐसे में सावधान होने की आवश्यकता है। उन्हें सत्तारूढ़ नेताओं का विरोध बड़ी ही सावधानी पूर्वक करनी होगी। इस बात की तरफ कवि दुष्यंत जी का इशारा है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कवि किस प्रकार जीना चाहते हैं? उत्तर है, कवि अपनी इच्छानुसार अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। कवि चाहता है कि अपने बगीचे में अपनी मर्जी से जिए, उस पर किसी का नियंत्रण ना हो। 25 नंबर प्रश्न है, कवि किस तरह मरना चाहते हैं? इसका उत्तर क्या है,
कवि आजादी के साथ जीने और इस आजादी को पाने के लिए मरना चाहते हैं। वे अपने स्वाभिमान के साथ साथ दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मरना चाहते हैं। प्रश्न है, गुलमोहर किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है, गुलमोहर प्रतीक है मनुष्य के स्वाभिमान का। यदि आपको जीना है तो स्वाभिमान अपने अधिकार के साथ जिए। यदि आपको मरना पड़े तो दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा में मरे। नंबर प्रश्न है, गुलमोहर क्या है? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है। गुलमोहर लाल व पीले रंग के फूलों का एक पेड़ है। गुलमोहर को संस्कृत में राज आभरण और कृष्णचूड़ कहा जाता है। तो आज मैंने जिन प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, इसे पढ़ने के साथ ही साथ आप पूरी कविता को अच्छी तरह से पढ़ें और मैंने जिस तरह से इसके अर्थ को समझाया है उसे भी आप अच्छी तरह से समझें, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए आसान हो जाए। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।